ये भालू जंगल में एक मीठी चीज की तलाश में घूम रहा है। पतझड़ में इस कम घने जंगल की झाड़ियों में शुगर से भरपूर बेरीज लदी रहती हैं, जो सर्दियां आने से पहले वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन होती हैं। ब्लैक बेयर्स एक दिन में 20,000 कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए इस जबरदस्त फैट रिजर्व की जरूरत होती है। हालांकि काले भालू सब कुछ खा लेते हैं, पर इनकी खुराक में 70% हिस्सा पेड़ पौधों का होता है। बाकी हिस्से में कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि शहद, कैरियन, ग्रास हॉपर जैसे कीड़े और ट्राउट जैसी मछलियां। भालू क्योंकि जंगल से कहीं जाते नहीं, तो एल्क को ये नजर नहीं आते हैं। वैसे भी ये अपने मिलन और मेटिंग के काम में नदियों के किनारे मौजूद मेडोज में बिजी रहते हैं। मेल हर फीमेल को सूंघ कर पता लगाते हैं कि क्या वो मेटिंग की हालत में है। इन्हें सही समय का इंतजार करना होता है, पर उससे पहले तक फीमेल्स उनसे दूरी ही बनाए रखती हैं। कभी कभी तो कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध भी पिला रही होती है। साल के इन दिनों में मेडोज खूब हरे भरे होते हैं, जिससे एल्क को रट के लिए जरूरी ताकत मिलती है। एल्क अपनी न्यूट्रिशन खुराक वाले इलाके को हिरन जैसी एक स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं, जिसका नाम है प्रोंगहॉर्न। ये मैदानों में रहने वाले शाकाहारी जीव हैं। गर्मियों और पतझड़ की शुरुआत में ये लगातार चरते रहते हुए रोजाना 4 से 7 किलो घास खा जाते हैं। प्रोंगहॉर्न बेशक इस शानदार जंगल की सीमा के आसपास घूमते रहते हैं, पर वो इसके अंदर दाखिल नहीं होते। ये खुले मेडोज में रहना पसंद करते हैं। इनके शरीर तेज रफ्तार पर सफर करने के लिए ढले हैं। पूरी रफ्तार पर दौड़ते हुए उनकी स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। प्रोंगहॉर्न्स के गिने चुने ही शिकारी होते हैं, और इन्हीं में से एक है कायोटी, जो इनके बच्चों का शिकार करता है जब ये कुछ ही दिन के होते हैं। पर पतझड़ में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि तब ये बिना किसी रुकावट के भाग सकते हैं। कायोटी यूं तो कई अलग अलग इकोसिस्टम्स में जिंदा रह सकते हैं, पर सफर के लिहाज से इन्हें घास के मैदान ही पसंद हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐसे जानवरों की तलाश में हैं जो कम शर्मीले होते हैं। कायोटी के दिन का काफी हिस्सा छोटे रोडेंट्स के शिकार में बीतता है, जैसे कि श्रूज और वोल्स, जो इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा होते हैं। वेस्टर्न कैलिफोर्निया के मशहूर पहाड़ों में
कई पेचीदा रिवर सिस्टम नजर आते हैं और ये नदियां मैदानों, घाटियों और जंगलों से होकर बहती हैं। इन्हें पानी मिलता है पिघलती बर्फ से, जो सिएरा के सबसे ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ हिस्सों में गिरती है। गर्मियों के दौरान एल्क दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान हरे भरे चारागाहों और सुकून को ढूंढते रहते हैं। नदियों के आसपास और करीब 2000 मीटर की ऊंचाई वाले ढलानों पर भरपूर घने जंगलों के अंदर व्हाइट टेल डियर जैसी शर्मीली प्रजातियां छिपी रहती हैं। नॉर्थ अमेरिका के इसी इलाके में इस दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजातियां खूब फलती फूलती हैं और ये सभी कॉनिफर्स होते हैं। ये इलाका पोंडेरोसा पाइन, इंसेंस सीडार और व्हाइट फर का है और इन सबसे भी ज्यादा ऊंचाई पर जायंट सिक्वोया नजर आता है, जो उगता है 1370 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर। अमेरिकन डियर की एक प्रजाति छोटे व्हाइट टेल डियर का वजन 160 किलो तक होता है और इसे ये जंगल बहुत पसंद है, पर रेडवुड्स के सामने ये आंकड़ा बेमायने ही है। कैलिफोर्नियन सिक्वोया सबसे बड़े पेड़ों से भी विशाल होता है और इसीलिए इसे दुनिया का इंप्रेसिव लिविंग बीइंग कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज के मुकाबले इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है। ऐसे किसी सबसे बड़े पेड़ का वजन 2000 टन तक बताया जाता है। जायंट सिक्वेयास की सबसे बड़ी संख्या क्रिटेशियस पीरियड में हुआ करती थी। आज ये कैलिफोर्निया के काफी कम जंगलों में ही मिलते हैं। इन पेड़ों की उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ तो 3000 साल से भी पुराने हैं। ज्यादातर रेडवुड्स 70 साल से छोटी उम्र होने से पहले बीज बनाना शुरू नहीं करते हैं। अंदाजे के मुताबिक अपने रिप्रोडक्टिव सीजन के दौरान कोई मैच्योर जायंट सिक्वोया 11,000 कोन्स प्रोड्यूस करता है और इनसे हर साल 3 से 4 लाख बीज जमीन पर फैलते हैं। ये बीज गिलहरियों की कई प्रजातियों के लिए किसी शानदार दावत जैसे हैं, जो इन शानदार जंगलों में ही रहती हैं। ये गिलहरियां भी रेडवुड्स के बीज फैलाने का एक जरिया है, पर मौसम और मिट्टी के हालात इस काम में कहीं ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 100 करोड़ बीजों में से कोई एक अंकुरित होता है। इन कॉनिफर जंगलों में गिलहरियां काफी तादाद में हैं और इकोलॉजी के हिसाब से इनकी काफी अहमियत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये काफी बीज खाती हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये इन्हें जमीन में स्टोर करके रखती हैं, जिससे वो बाद में अंकुरित हो जाते हैं। डगलस स्क्विरल्स तो अपने गोदाम बनाती हैं, जहां वो 18,000 तक पाइन कोन्स छिपा देती हैं।
इन गिलहरियों की बड़ी संख्या और वैरायटी के कारण लॉन्ग टेल वीजल जैसे कई छोटे कार्निवोर्स इस तरफ आकर्षित होते हैं। कैलिफोर्निया का इकोसिस्टम इतना भरपूर है कि पाइन का जंगल ऊपर की तरफ फैलता रहता है और नई किस्में 3000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर चट्टानों की दरारों और ठंडी और मुश्किल जगहों पर पॉलिनेट होती रहती हैं। यह है सब एल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ क्लाइमेट ज्यादा ठंडा होता है और लंबी और बर्फीली सर्दियों के दौरान यहाँ खूब बर्फ पड़ती है। यह इलाका है व्हाइट और लॉचपोल पाइन्स का और माउंटेन फर का। इस जंगल के सबसे वाइल्ड और उबड़ खाबड़ इलाकों में मूफलॉन के झुंड शरण लेते हैं। ये स्पीशीज बताती है कि इकोसिस्टम्स की सेहत कैसी है, क्योंकि ये अपने हैबिटेट में होने वाले मामूली से बदलावों के प्रति भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। यहां इसकी मौजूदगी जताती है कि इन जंगलों की हालत बढ़िया है। मूफलॉन्स इस उबड़ खाबड़ इलाके के हिसाब से बखूबी ढले हुए हैं और यहां ये शिकारियों से छिपने के लिए जंगल का इस्तेमाल करते हैं। ये पतझड़ और सर्दियों में ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों में भी जाते हैं ताकि ऊंचे पहाड़ों के बेरहम मौसम से बच सकें। फीमेल्स चलते चलते चढ़ती रहती हैं। इन्होंने ये तरीका शिकारियों को चकमा देने और अपने बच्चों को बचाने के लिए निकाला है। गठीले और ज्यादा ताकतवर मेल्स पहले खाते हैं और फिर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। इससे उनका खाना बहुत बढ़िया तरीके से पचता है, जिससे ये साइज में फीमेल्स से बड़े हो जाते हैं। चाहे वो माउंटेन रेंजेस हों जहां मूफलॉन घूमते हैं या फिर वो बीचेस जहां एलिफेंट सील्स धूप सेकती रहती हैं, अमेरिका के कैलिफोर्नियन वेस्ट कोस्ट में हमारी दुनिया के कुछ सबसे कमाल के कनिफेरस जंगल मौजूद हैं, चाहे साइज हो या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चाहे समुद्र का किनारा हो या 3000 मीटर ऊंची एल्पाइन पीक्स, हमारे ग्रह के सबसे कमाल के पेड़ पौधे मिलते हैं फॉरेस्ट्स ऑफ जायंट्स में। अब चाहे बात हो साइज, ऊंचाई या फिर उम्र की।